मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। डिप्रेशन में डालने के बाद मैं यही सोचता था कि जीवन में अब मैं क्या कर पाऊँ। 3-4 केसेस हो गए जिसमें मुझे 13 दिन के लिए सेंट्रल जेल तक जाना पड़ा। काफ़ी सारे एडवोकेट्स ने हायर किए थे, सभी एडवोकेट्स ने मेरे साथ गलत किया। उस समय मुझे बुरे लोग जिन्होंने मुझसे पैसे भी पूरे ले लिए, मेरा काम भी नहीं किया और मैं उनके पास न्याय के लिए जाता था। न्याय देने की जगह कुछ हंसते थे वो लोग। टीवी सीरियल्स में देखते हैं एडवोकेट्स को, वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के वो ऑब्जेक्शन मिला मैं ये कर दूंगा, ये मेरा क्लाइंट है, इसने ये नहीं किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता अच्छा। कोर्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साइलेंस रहना पड़ता है, मोबाइल साइलेंस रखना पड़ता है, अदरवाइज जो वहाँ पे जजेस बैठे हैं, जो मजिस्ट्रेट बैठे हैं, वो आपको भी जेल भेज सकते हैं। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पे, मुट्ठी भर लोग नाच रहे 100 करोड़ की छाती पे। जय हिंद। स्वागत है एक और पॉडकास्ट में आप सबका, और आज हमारे साथ है एडवोकेट मिस्टर रौनक अग्रवाल जी। सो हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। ऑल गुड। ऑल गुड। सो रौनक जी, आज आप एक एडवोकेट है और रिसेंटली आपने ये अपना ड्रीम फुलफिल किया है, तो आपकी जर्नी कैसी थी सर, और आपने ये अचीव कैसे किया? ये जर्नी एक्चुअल में 2014 में बीकॉम कंप्लीट किया, 2016 में एमकॉम कंप्लीट किया जी। और उसके बाद बस स्टडी छोड़ दी। पापा के साथ एक छोटी सी किराना शॉप थी, तो उसमें पापा के साथ किराने की शॉप में लगा रहा। जी। 2018 में एक बहुत ही गंदा मेरी लाइफ में इंसिडेंस हुआ। 3-4 केसेस हो गए जिसमें मुझे 13 दिन के लिए सेंट्रल जेल तक जाना पड़ा। काफ़ी सारे एडवोकेट्स मैंने हायर किए थे, सभी एडवोकेट्स ने मेरे साथ गलत किया। तब मेरे मन में एक जुनून पैदा हुआ जी। कि मुझे मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए कुछ करना है। जैसे मेरे साथ हुआ किसी और के किसी साथ और के साथ नहीं होना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जी। 2018, 2019, 20 में मैंने डिसीजन लिया मैं एडवोकेट बनना चाहूँगा, मुझे एडवोकेट बनना है। Okay. 2021 में मैंने LLB स्टार्ट किया मेरा। 2024 मेरा LLB कंप्लीट हुआ। बार काउंसिल ऑफ गुजरात की मैंने एग्ज़ाम दी, उसमें मैं पास आउट हुआ और आज मैं आपके सामने एडवोकेट एज एडवोकेट बन गया। एक इंसिडेंट ने आपको एडवोकेट बनाया और आपने जो ठाना था वो करके दिखाया, पर उससे पहले क्या आपका कोई ऐसा एम था कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर या ऐसा कुछ बनना है? नहीं, इससे पहले मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था। स्टडी किया, फ्रेंड्स ने अगर कॉमर्स लिया तो फ्रेंड्स के साथ कॉमर्स किया, फिर बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर बस वही एक इच्छा थी, पापा का बिजनेस है उसको डेवलप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। ओके। बस इतना ही ड्रीम था पहले। जैसे आपने बताया कि 2018 में जो इंसिडेंट हुआ, उस टाइम आपके साथ आपके दोस्त खड़े थे, काफ़ी हेल्प किया, तो उस दोस्त के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? मेरी लाइफ में अगर दोस्त नहीं, वो मेरे भाई हैं। वो तीन मेरे दोस्त नहीं, वो तीन मेरे भाई हैं जी। और तीनों ने मुझे फुल मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे परिवार को वो लोगों ने खूब सपोर्ट किया और आज भी वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे हर डिसीजन पे वो लोग मुझे प्रेरणा देते हैं कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके सपोर्ट में हैं। कभी भी मैं मायूस हो जाता हूँ, कभी भी मैं दुखी हो जाता हूँ, तो हमेशा मैं उन फ्रेंड्स के साथ ही हैंग जाना आउट पसंद करता हूँ। करता हूँ। एक मनोज गुप्ता है, एक अमित गुप्ता है और एक कीर्तन खटीक है। जी, तो तीनों ने आपका साथ हमेशा निभाया? हमेशा मेरे साथ रहे हैं जी। और बचपन से साथ में रहे हैं और आज तक मेरे साथ में ही हैं। तीनों के बीच में कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर मन मुटाव, मतभेद, मनभेद कुछ नहीं रहा। जी। वो जो इंसिडेंट हुआ था आपका 2018 के अराउंड, उसमें आपने बहुत सारे हायर किए वकील से और उन्होंने आपको धोखा दिया या चीट किया कह सकते हैं। उसके बाद आपने तय किया कि मैं वकील बनूंगा और ये जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देना। तो क्या ये डार्क साइड कह सकते हैं अपने कानून का? बिल्कुल। आखिर इसको कैसे कम आउट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? उसका रीज़न एक यही था कि मेरा जो परिवार है वो हमेशा से ही सिर्फ मेहनत करने में, पैसा कमाने में, पूरे दिन से पापा
मॉर्निंग में 7 o'clock जाते थे शॉप पे, रात को 10-11 बजे आते थे। अभी जीवन में हमारे पूरे परिवार में किसी हवलदार का सामना नहीं हुआ, और एकदम से जब पुलिस, जेल, कोर्ट, कचहरी वो सबका सामना करना पड़ा तो पूरा परिवार मेरा हिल गया था इस चीज़ से लेकर। जी और सामने भी जो लोग मिले थे वो काफ़ी बदतर लोग थे, किसी भी हद तक किसी जाने भी के हद लिए तक, ready थे। वो बहुत हद तक जा चुके थे वो लोग। पर मैंने मेरी लाइफ को सुधारने के लिए, मेरे फ्रेंड्स, मेरा समाज, मेरा परिवार, सबके लिए मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, यंग जनरेशन हूँ, मुझे ही मेरी लाइफ के लिए कुछ करना पड़ेगा। कोई इस दुनिया में आपको हेल्प करने नहीं हेल्प आने नहीं वाला। करता जब तक हम खुद की जब हेल्प तक ना हम करें। खुद की हेल्प नहीं करते तब तक भगवान कोई भी आपकी हेल्प नहीं करते। आप जानते ही हैं कि हर फील्ड में अच्छे लोग, बुरे लोग होते ही हैं। मेरे नसीब कमज़ोर थे, उस समय मुझे बुरे ही लोग मिले। एडवोकेट जितने भी मिले सब बुरे एडवोकेट्स मिले, जिन्होंने मुझसे पैसे भी पूरे ले लिए, मेरा काम भी नहीं किया। और मैं उनके पास न्याय के लिए जाता था तो उन्होंने मुझे न्याय देने की जगह मुझ पे हंसते थे वो लोग, मेरा मजाक बनाते थे और पैसा ले लेते थे, फिर मना कर देते थे कि हम आपका काम नहीं करेंगे, आप किसी न्यू एडवोकेट को हायर कीजिए। हायर कीजिए। तब मैंने डिसीजन लिया था मेरी लाइफ का कि मुझे भी एडवोकेट बनना है। वही बात की जो मेरे साथ हुआ, मैं जो किसी मेरे और के साथ साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने नहीं हूँ। दूंगा, चाहे फ्यूचर में उस चीज़ को लेकर मुझे पैसा मिले या ना मिले। मदद सबको मिलनी मदद चाहिए। सबको मिलनी चाहिए, अवेयरनेस जरूर मिलनी चाहिए। जी। तो इतना सब हुआ आपके साथ, तो फिर से आपने पढ़ने का और एक एडवोकेट बनने का मन बनाया, कैसे आपने ये सब किया? पहले से ही पढ़ने में मैं अच्छा था, पढ़ने का बहुत जुनून था, घर परिवार में सबसे बड़ा था, पढ़ने का मन भी था, पारिवारिक हर चीज़ की सिचुएशन देखी। पापा एक छोटी सी किराना शॉप चलाते थे, मन में था कि कुछ करना है जीवन में, कुछ नहीं कर पाया तो पापा का बिजनेस तो काफ़ी आगे बढ़ा, जी उसलिए पढ़ना ज़रूरी था। फिर ये जो इंसिडेंस बना सर, इसने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। डिप्रेशन में डालने के बाद मैं यही सोचता था कि जीवन में अब मैं क्या कर पाऊँ, मेरा दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता। एक दोस्त मिला, उसने मुझे बताया भाई एडमिशन चालू है, आप एडमिशन लीजिए, आप वहाँ पे स्टडी चालू करिए। स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं चलता था, सेक्शंस इतनी सारी, स्टडी इतनी सारी करनी है आपको, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब बाउंस जाता था, कुछ पता नहीं चलता। जी फिर भी मैंने किराने की शॉप भी चलाता था साथ में, पापा का सपोर्ट कर रहा था, डेली कॉलेज भी मैं जाया करता था, कॉलेज से भी थोड़ा सीखता था, घर पे आके रिवीजन करता था, नोट्स बनाता था। जी जुनून था, जुनून था ये कि एडवोकेट बन के दिखाना है। एलएलबी के जो स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर जो रहे, जी उसमें काफ़ी हद तक मेहनत की, तब जाके पास हर सेमेस्टर में पास होता गया। तो सर स्टार्टिंग में जो इतने सारे कानून होते हैं, इतने सारे अनुच्छेद होते हैं, तो वो सारे को याद करना, मेमोराइज करना जरूरी होता है? सारे ज़रूरी नहीं है, पर जो मेन मेन वगैरह होते हैं, जो केस लॉज है, जजमेंट्स है, धाराएं हैं, ये सब याद करना ज़रूरी होता है। फिर जैसे जैसे आप आगे पढ़ाई करते रहते हैं, जैसे जैसे अगर आप एडवोकेट बनते हैं, उसके बाद जिस तरह के हर बार आपके सामने एक नया केस आएगा, जी कानून में बदलाव आ रहे हैं, जैसे आईपीसी की जगह भी बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आया, जी उसमें नए नए जजमेंट्स आते हैं, जी उसके ऊपर से स्टडी हमेशा करनी ही पड़ती है, जिसमें तुम्हारी स्टडी जीवन भर खत्म नहीं होती। कभी खत्म नहीं होती, आपको पूरी लाइफ तक इसको स्टडी करना ही है। करना ही पड़ेगा। एक केस का आपने कर लिया तो दूसरे तरफ से केस आ जाएगा, अगर दूसरा सेम केस। सेम टू सेम भी केस होगा ना, फिर भी उसके अंदर केस लो अलग लगेगा, घटनाक्रम अलग होगा, जगह अलग व्यक्ति अलग होगी। हो। कोई भी वकील पूरी स्टडी नहीं कर पाता। वकीलात, कानून बहुत बड़ा दरिया है, बहुत बड़ा समुद्र है, आप इसमें जितना डीप में उतरते जाएंगे उतना डीप है। डीप मिलता जाए। तो 2018 में जब ये इंसिडेंट हुआ, तब आप वेल सेटल्ड थे, काफ़ी अच्छा अर्निंग थी अपनी और सारी फैमिली सब अच्छा चल रहा था अपना। फिर आपने तय किया कि अभी हमें स्टडी करना है और एडवोकेट बनना है। तो उस टाइम कौन लोग थे कि जो आपको सपोर्ट किया, फैमिली से कितने सपोर्ट आए, और कौन लोग थे जिन्होंने डिसएग्री किया इस चीज़ को? काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने डिसएग्री किया, साथ नहीं दिया, साथ खड़े नहीं थे, जिनकी मुझे खूब ज़रूरत थी उस समय पे। जी और सामाजिक भी मुझे काफ़ी जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। और फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, पापा मम्मी ने सपोर्ट किया,
या छोटा भाई है, छोटे भाई ने भी सपोर्ट किया कि हम सब देख लेंगे, आप स्टडी करिए, आपको जो करना है आप करो। उसके बाद मैंने मेरी लाइफ में ये स्टेप आगे लिए जी। कि तो मुझे फैमिली से आपको अच्छी सपोर्ट मिली, अच्छे माता सपोर्ट पिता मिला, ने फैमिली से सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। मेरे जी मदर फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, छोटे भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। जी उन लोगों के सपोर्ट से और दुआओं से और मेरी मेहनत से और एक जुनून से आज मैं इस एडवोकेट का जो एक नाम होता है उस नाम तक मैं पहुंचे। अचीव कर पाया, उसको पहुंच पाया हूँ। तो आपने जब स्टडी शुरू की और स्टडी पूरा हुआ या फिर कोई प्रैक्टिकल चीज़ें आपको देखने को मिली जब कोर्ट में, तो वो सब आपने कैसे सीखा और कैसे फिर वो रियल लाइफ में यूज़ किया आपने? एक्चुअल में कॉलेजेस में मूट कोर्ट बने हुए रहते हैं, मूड कोड। मूट कोर्ट रहते हैं, जी जिसमें प्रोफेसर आपको कोर्ट में किस तरह से आपको प्रेजेंट होना है, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस रहेगा आपका, अपील कैसे करनी है, जी। ठीक है, जज के सामने किस तरह से आपको बात करना है, किस तरह का आपको खड़ा रहना है, हम्म, ठीक है, और कौन सी एप्लीकेशन को किस तरह से आपको देना है, कहाँ आपको चुप रहना है, कहाँ आपको बोलना है, कौन सी लैंग्वेज में बोलना है आपको। जी जैसे मेट्रो कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में आपको किस तरह से बात करनी बात है। करना है, किस लैंग्वेज में बात करना है, जी वो सब कॉलेज टाइम पे सिखाया जाता है। और स्टडी के लिए एलएलबी के लिए मैं फर्स्ट टोट्स आते हैं सब्जेक्ट्स में, ओके। क्राइम 1 आता है, क्राइम 2 आता है, जी सेकेंड ईयर से फैमिली लॉज वगैरह आते हैं। उसमें काफ़ी डीप में मैंने स्टडी किया। मूट कोर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है ताकि आप जैसे अगर आप एलएलबी क्लियर करते हैं और एडवोकेट बनते हैं तो जी आपको अपील करना, अर्जी बनाना, एप्लीकेशंस वगैरह, बेल वगैरह किस तरह से होती है, वो सब चीज़ का आपको नॉलेज वहाँ से दिया जाता कैसे ऑब्जेक्शन है। हैंडल करना ऑब्जेक्शन है। हैंडल करना किस तरह से इससे। जी। तो मतलब जैसे डॉक्टर अगर कोई बनता है तो पहले उसके गिनी पिग्स, मंकीज जैसे मेढक पे दिखाते हैं ऑपरेशन करके, वैसा मूट एडवोकेट कोर्ट में होता है मूड एडवोकेट के कोर्ट में लिए। होता है। जी। एज अ एडवोकेट आपके पास भी ऐसे सारे केसेस आए होंगे कि आजकल जो जनरली चल रहा है, किसी हस्बैंड ने वाइफ का कत्ल कर दिया या वाइफ ने हस्बैंड का, तो उस केस को कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे उसको न्याय मिलता है? फैमिली कोर्ट में मोस्टली जो केसेस आते हैं जी वो छोटे मोटे झगड़ों से ही स्टार्ट होते हैं। जी छोटे मोटे झगड़े हुए, अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के बीच में, तो महिला आ रही है, मुझे मेरे महिला पुरुष पे केस करने आ रही है, या पुरुष को अगर कुछ लग रहा है तो पुरुष केस करने के केस लिए करने। आते हैं। मोस्टली लेडीज़ को क्या होता है कि वो कुछ कुछ चीज़ों में दबाव बनाने के लिए भी फेक केस करती हैं। जी आजकल तो बहुत हो रहा आजकल है। बहुत हो रहे हैं, जैसे फैमिली केस में मोस्टली जजेस भी इस चीज़ को लेके परेशान है, हैरान है, ठीक है, और कानून कायदा ऐसा नहीं चाहता है कि वो डिवोर्स ओ, ज़्यादा दे, और ठीक आजकल है, वो फेक एलिमनी के लिए फेक वो एलिमनी ज्यादा के लिए करते हैं। महिलाएं कर रही हैं, और पुरुष भी मतलब कर रहे हैं इस तरह के अगर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर है तो मैरिटल अफेयर है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके इसके रिलेटेड एलिगेशन लगाते कि मेरी पत्नी ऐसी है और वो जाके केस करते हैं केस ताकि करते उससे हैं, छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। इस सबको कैसे टैकल किया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं आप? फैमिली केसेस में जैसे भी अगर हमारे पास केस आते हैं जी तो सबसे पहले हम उस केस पे स्टडी करते हैं। नॉर्मल केस है, अब नॉर्मल केस है, जी। केस में क्या मारपीट हुई हुई है, केस ज्यादा क्रिटिकल केस तो ज़्यादा नहीं है। क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं है, जी या सिर्फ एलिमनी के लिए केस किया गया है, जी या सच्ची में वो लेडी पे मानसिक शारीरिक त्रास हुआ है, क्या इंजर्ड हुआ है, या फैमिली प्रॉब्लम है, पारिवारिक कोई झगड़ा है, जी हस्बैंड वाइफ वाइफ के अलावा सास ससुर का नंद का झगड़ा है, जी जैसे ये सब केस वगैरह आते हैं उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। और बनते कोशिश हम यही चाहते हैं कि फैमिली कोर्ट के जो केसेस होते हैं उसमें हम समाधान करें, जी। वहीं पे आपस वहीं में पे हम आपस में समाधान सुलह करा दे सुलह उनका। करा दे, उनका समाधान करा दे। इसके स्टार्टिंग में आप एडवोकेट एंड जो जज होते हैं वो ऐसा डायरेक्ट डिवोर्स नहीं देते हैं, पहले सुलह करवाने का ट्राई करते हैं। हाँ, जितनी भी कोर्ट हैं, जी जितने भी एडवोकेट्स है, जजेस है, मोस्टली सबसे पहला उनका उद्देश्य यही रहता है कि किसी का भी घर ना बिगड़े, जी तलाक तक बात ना पहुंचे। जी उसके लिए मीडिएशन की भी एक व्यवस्था की जाती है। जी एक
1 तारीख पे, 2 तारीख पे, 3 तारीख पे मीडिएशन में उस केस को ले जाया जाता है, जहाँ पर सीनियर एडवोकेट, सीनियर जज जितने भी रहते हैं वो सब उनको समझाते हैं कि आपकी मतलब इस चीज़ को आप लेट गो करो, आपका ईगो हटाओ, आपका एटीट्यूड को छोड़ो, जी, जो भी प्रॉब्लम है जो भी सॉल्व सुलह है करो, उसको सॉल्व सॉल्व करो आप, जी, वो रहता है। फिर क्लाइंट फिर भी अगर मतलब नहीं मान रहे, सुलह करने जैसी सिचुएशन नहीं है, फिर उसके बाद लाइफ टाइम एलिमनी या कोई लेडी को हर मंथ कंपनसेशन चाहिए, जी, उस तरह की फिर केस चलता है आगे, डिफेंड करते हैं, अपील करते हैं, डिफेंड करते हैं, केस लड़ते हैं। जी। उसके बाद जो जजमेंट आता है उस हिसाब से फिर एलिमनी का जी। वो तो रहता है। क्या हर केस में ज़रूरी है कि हम वाइफ को ही एलिमनी दें? क्या किसी हस्बैंड को एलिमनी मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हस्बैंड और वाइफ के दोनों के केस में वाइफ अगर ज़्यादा पैसा कमाती है, इनकम उसकी ज़्यादा है, हस्बैंड की इनकम कम है, तो अपनी वाइफ पे भी वो एलिमनी के लिए केस दाखिल कर सकता है और एलिमनी वहाँ से वो मांग सकता है। रौनक सर, जब आप एडवोकेट बने और पहला आपका हियरिंग केस था, तो क्या आपको जाने में उधर सारे पुलिस होते हैं, फिर एडवोकेट्स, फिर जज, कोर्ट, तो कोई घबराहट या डर सा लगता है क्या स्टार्टिंग में? कोर्ट जाने में तो मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से ही कोर्ट से, जेल से, पुलिस से जी, रूबरू हो चुका था। जी, हाँ, बट एज ए एडवोकेट जज के सामने जाने में थोड़ी सी घबराहट थी, जी, क्योंकि फर्स्ट केस था, फर्स्ट अपील था मेरा, जी, फैमिली मैटर का फर्स्ट डेट था मेरा, तो उसमें थोड़ी सी घबराहट थी मुझे, जी, थोड़ा सा डर भी था मुझे। पहला केस आपका फैमिली इशू फैमिली में था। फैमिली इशू का फर्स्ट केस था मेरा। ओके, तो यादगार होगा आपको तो पहला केस। बहुत बहुत यादगार था। फर्स्ट केस में ही मैंने जो मेरे क्लाइंट थे, जो जो लड़की थी, जो उनको फर्स्ट केस में मैंने काफ़ी हिम्मत दी है। जी, वो मरने जा रही थी, सुसाइड अटेम्प्ट करने का बात कर रही थी वो। ओके, उनके भाई मेरे पास आए कि सर एक गर्ल है, वो आपको फीस नहीं दे सकती है, क्या आप उसका केस लड़ेंगे? मतलब बिल्कुल लड़ूंगा, जी, आप फीस की चिंता इसी मत के लिए तो बना कीजिए। हूँ, लोगों की मदद करूंगा। नहीं, नीडी होगा, सच में नीडी होगा, और जो सच में कैपेबल नहीं है कि भाई वो एक वकील की फीस नहीं पे कर सकता है, जी, या सच में उसके साथ जुल्म हुआ है, या सच में उसके साथ गलत हुआ है, तो मेरा पक्का वादा है सबसे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फुल सपोर्ट करूंगा उनको, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगा उन लोगों को मैं। एक सवाल है जो आई थिंक सबके मन में आ ही रहा होगा कि जब अपने पहले हियरिंग्स में गए तो ऐसा मन में आया होगा कि मैं बोलूं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। एक्चुअल में जब हम छोटे होते हैं, हम जी, टीवी सीरियल्स में देखते हैं एडवोकेट्स को, वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के वो ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, मैं ये कर दूंगा, ये मेरा क्लाइंट है, इसने ये नहीं किया है, ऐसा जी, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, कोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ओके, बिल्कुल साइलेंस रहना पड़ता है, मोबाइल साइलेंस रखना पड़ता है, अदरवाइज जो वहाँ पे जजेस बैठे हैं, जो मजिस्ट्रेट बैठे हैं, वो आपको भी जेल भेज सकते हैं। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट बहुत होता है। स्ट्रिक्ट होता है। बस ये तो सिर्फ क्या मूवीज और पिक्चर्स की बात है, जिसमें आप कुछ भी दिखा, उसमें एक फनी मोमेंट बताने के लिए उसमें ऐसा बताता है कि ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं ये नहीं मैं ये मानता। नहीं मानता, मेरा ये क्लाइंट ऐसा नहीं कर सकता, मेरा मुवक्किल ये नहीं कर सकता, जी, बट वो बहुत बिल्कुल साइलेंटली बताना पड़ता है। अगर कोई हमारे सिटी के, हमारे एरिया का पुलिस वाला हमारे साथ ही कोई गलत रॉन्ग एफआईआर आता है हमारे खिलाफ, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं और उसको क्या हम उसके लिए रिटर्न केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर जैसे आपको लगता है कि कोई पुलिस है, कोई आपके एरिया का कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, या कोई भी पुलिस वाला अगर आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप सीधा हाईकोर्ट में जाके उस एफआईआर को क्वेश्चन करा सकते हैं, क्वेश्चन पर डाल सकते हैं, और उस पुलिस वाले के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। सीपी ऑफिस में जाके आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। सो सर, अगर कोई बहुत ही अनकैपेबल है, उनके पास फीस देने के लिए वकीलों के नहीं है, तो क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रावधान, कोई सुविधा दिया है कि उनको वकील मिल सके? जी बिल्कुल। कोई भी केस हो, कैसा भी केस हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमारे भारतीय कानून में जो कोई व्यक्ति अगर एडवोकेट की फीस पे करने के काबिल नहीं है,
उसके पास एडवोकेट की फीस देने के लिए भी फीस नहीं है, तो वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन कर सकता है। कोर्ट उसे सरकारी वकील दी जाएगी और सरकारी वकील उसके बिहाफ में पूरा पूरा केस विदाउट चार्ज। मनी, विदाउट चार्ज लड़ेगा वो केस। तो क्या कानून का भी डार्क साइड होता है? बिल्कुल होता है। कानून में भी जो पावरफुल है या जो पहुंचा हुआ है, जिनके रिलेशन अपर लेवल तक है, जी आपको पता ही है हर जगह डार्क साइड वाइट साइड होता ही है। जी। सर, क्या इंडिया में जजेस एंड एडवोकेट भी करप्ट हो सकते हैं? करप्शन तो हर फील्ड में है। जी कहीं बड़े केसेस में, छोटे केसेस में पावरफुल या पैसे वाले कोई है, अगर अपराधी है कोई या कोई आरोपी है, वो पावरफुल है, पैसे वाला है, वो कहीं ना कहीं उसके विटनेस को, एविडेंस को मिटाने के लिए पैसा दे सकता है, पैसा दे सकते पावर लगा सकता है, विटनेस को वो गलत साबित कर सकता है। कहीं ना कहीं उसके बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज्यादा रहते होते हैं सर। हैं। जी, करप्शन तो आई करप्शन थिंक आई हर थिंक फील्ड हर में। फील्ड में है। जी, और इन्हीं करप्ट लोगों की वजह से हो सकता है कि कोई अच्छे लोग, कोई गरीब लोग जो करप्शन के लिए पैसे वगैरह ना दे पाए, उन सबको कभी न्याय नहीं मिल पाता है। तो सर, फैमिली केसेस में ऐसे काफ़ी देखने को मिलता है कि एक वाइफ अपने पति पे केस करती है। अब वो लीगल है नहीं लीगल है वो तो बाद में देखा जाता है, पर पहले उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो क्या ऐसे पुरुषों के लिए भी कोई कानून बना है? बिल्कुल, पुरुषों के लिए भी कानून बनाया गया है। पहले क्या होता था कि महिलाएं रियल में प्रताड़ित होती थी, इसलिए हमारे संविधान में, हमारे भारतीय कानून में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर चेंज किए गए। बट आज की जो जनरेशन है उसमें फैमिली कोर्ट और फैमिली केसेस में काफ़ी हद तक 90% तक झूठे केस और आरोप लगाए जा रहे हैं। और उसी सब को देखते हुए जैसे ही अगर कोई महिला पुरुष पे केस करती है, तो पहले पुरुष के क्या होता था कि पहले पुरुष को लेके सीधे जेल में डाल दिया जाता था। जी अब क्या है कि पूरी छानबीन की जाती है, क्या उसमें मारपीट की गई है, क्या फैमिली वालों ने शारीरिक मानसिक त्रास दिया गया है, पूरी छानबीन करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोर्ट में केस चलाया जाता है और उसके बाद ही उसका डिसीजन लिया जाता है। और पुरुषों के लिए जैसे कुछ कुछ महिलाएं रूठ के और गुस्सा होकर घर चली जाती, तो सेक्शन 9 बनाया गया है। पुरुष सेक्शन 9 करके महिला पे केस कर सकते हैं कि भाई हम आपको बाकायदा बाइज्जत हम आपको ले जाना चाहते हैं, तो आपको आना पड़ेगा। और कोर्ट और जजेस भी इस प्रावधान को मानकर और ऑर्डर देते हैं कि महिला को जाना चाहिए। हम जानते हैं कश्मीर की 65% रेवेन्यू जनरेट टूरिज्म सेक्टर से हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी को जब तक हाई सिक्योरिटी नहीं मिलती या आतंकवादी लोग पकड़े नहीं जाते, तब तक कश्मीर जाना हम सभी लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जब तक हमें वहाँ 100% सिक्योरिटी ना मिले, हर जगह पेट्रोलिंग ना हो, अगर वो कोई भी साइट है जहाँ पे या पैदल हम जा रहे हैं, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ सिक्योरिटी होना, हाई अलर्ट होना ज़रूरी है, वो भी कश्मीर जैसे लोकेशन पे। अगर ये सब हमें प्रोवाइड हो रहा है तो हम जा सकते हैं, नहीं तो अभी जाना अवॉइड ही करना अच्छा रहेगा। अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन सब पूछेंगे आपसे, जिसके आंसर आपको ऐसे चुटकी में देना है। अगर आज आप एक एडवोकेट नहीं होते तो आप आज क्या होते? तो मैं एक बिजनेसमैन होता। सो सर, आपने कभी लॉ तोड़ा है क्या? जी, एडवोकेट बनने के पहले काफी लॉस तोड़े मैंने। जी, जैसे कि? एडवोकेट बनने के पहले तो काफी लड़ाइयाँ की हुई है, ओके कानून तोड़े हुए हैं जी। और सिग्नल तोड़े हुए हैं, मुंह तोड़े हुए हैं कितनों के। अच्छा, तो एडवोकेट बनने के बाद तो आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए होंगे सब कुछ को लेकर। एक जो एज होती है उसमें ये सब चीज अच्छा लगता है। तो एडवोकेट बनने के बाद सबसे बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में क्या आया? सबसे बड़ा चेंजेस मेरी लाइफ में, मैं समझदार बन गया, डिसिप्लिन में रहना सीख गया। कोर्ट में तो आपकी वकीलगिरी चलती ही है, क्या घर में भी आपकी चलती है? नहीं नहीं, घर में तो हमारे ऊपर जज बैठी है हमारे साथ। ओके, तो आपके वकील होने का क्या फायदा आपके दोस्त उठाते हैं? बहुत बहुत फायदा उठाते नाके पे पकड़े जाने पे फोन करते होंगे आपको। बिल्कुल। अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर में आपको चांस मिले तो कौन सा कैरेक्टर आप प्ले करोगे? हैं। मैं पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन जी है, उनका रोल।
ओके सर, आपका नेक्स्ट लाइफ गोल क्या है? मेरा नेक्स्ट लाइफ गोल है जज बनना। ओके, सीधे आप जज की कुर्सी हासिल करोगे। बिल्कुल। हमारे व्यूवर्स के लिए आपका कोई मैसेज हमारे यूथ जनरेशन के लिए? यूथ जनरेशन के लिए मेरा यही मैसेज है कि जीवन में कभी भी कैसा भी मोड़ आए, कभी भी जीवन से घबराए नहीं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का कभी ना सोचे। जीवन एक जंग है, जंग को लड़े और हर समय अपने आप को कायदा की व्यवस्था के अंदर बनाए रखे और जिंदगी में कभी भी नया मोड़ लाने के लिए प्रयत्नशील रहे, कायदे का पालन करिए और जीवन को अच्छे से व्यतीत करिए। जीवन हमें सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसको आप कायदे से या पुलिस से या किसी से भी डर कर या हार कर अपने जीवन को समाप्त ना करें। आज का यूथ है जो पुलिस से या कायदा कानून से डरता है, तो उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कायदा कानून, पुलिस, कोर्ट, अदालत, ये सब आपके लिए ही बनी हुई है, ये आपकी सेवा में ही हमेशा तत्पर रहती है। आपको अगर कहीं भी कोई भी चीज़ का अगर तकलीफ अगर लगता है आपको, तो आप बिल्कुल अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन, कोर्ट, अदालत के पास जाइए, आपको જરૂર ન્યાય મળે। ગુજરાતની જનતા માટે હું કહેવા માંગીશ કે ક્યારે પણ પોલીસ અને કાયદો અને કોર્ટ કેસ કચેરીથી ગભરાવતા નહીં, એનું સામનો કરવાનું। કેવી બી પોઝિશન આવી જાય લાઈફમાં, ક્યારે બી ડરવાનું નહીં, એનું હિંમતથી અને સમજદારીથી કામ લેવાનું અને જેટલું થાય એટલું કાયદાનું અને વ્યવસ્થાનું પાલન કરવાનું। पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में मैं हमारे भारतीय नागरिकों से कहना चाहूंगा, कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पे, मुट्ठी भर लोग नाच रहे 100 करोड़ की छाती पे। जय हिंद। सो गाइज, आज का हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल रहा है। अगर आपके भी लाइफ में कोई दिक्कत है तो उससे डरो नहीं, उसका सामना करो जैसे कि सर ने कहा। एंड कोई भी कानूनी हेल्प चाहिए, उसके लिए कानून बने हैं, उनके लिए अदालत बना है, वकील बने, उनसे हेल्प लीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का ये पॉडकास्ट यही हम समाप्त करते हैं। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाइए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब।